अंतर मन की लक्ष्मी भाग 24। क्या बात है मनीष, तुम्हारे और विनया के बीच कोई दिक्कत है क्या? संभव बालकनी में मनीष के साथ बैठा हुआ पूछता है। नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष संभव की ओर देखे बिना ही कहता है, तुम दोनों को देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे एक दूसरे से खींचे खींचे से रहते हो? संभव कर्षण दिखाते हुए पूछता है। नहीं भैया। मनीष अनमना सा हो उठा। ये तो अच्छी बात है, विनया ने घर तो बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सबसे अच्छी बात है कि अब मामी के चेहरे पर भी छोटी सी ही सही मुस्कान लौट आई है और संपदा तो पहले वाली चहकती गुड़िया बन गई है। मनीष के भाव को दरकिनार करते हुए संभव विनया की तारीफ करते हुए कहता है। संभव के मुंह से निकली ये बातें संवेदनशील और आनंदित पलों को उजागर कर रही थी, जिसे देखने में मनीष असमर्थ था। इसलिए संभव उन परिवर्तन को मनीष के सामने प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रहा था। संभव की बात पर बिना कोई जवाब दिए मनीष बालकनी में बैठा घर के अंदर देखने लगा, मानो घर संसार की प्रगाढ़ता खोजने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि वह घर के आंतरिक संबंध और वातावरण की सार्थकता को समझने का प्रयास कर रहा हो। संभव 15 दिन हो गए, कब तक यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मनीष भैया और विनया के संबंध वैसे नहीं हैं जैसे एक पति पत्नी के होते हैं। आपकी माँ ने मनीष भैया के दिमाग में विनया के प्रति कई दुर्भावना डाली हुई है। वो मामी की तरह ही घर नहीं संभाल सकती। कभी इसी सब वजह से हम अलग होने वाले थे। संभव आप तो अपनी मम्मी को जानते ही हो। तो कोयल की आवाज़ में व्यग्रता थी। तुमसे ये सब क्या? विनया ने कहा। संभव पूछता है। नहीं, वो तो किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़ने का मादा रखती है, लेकिन हमें तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। मौसी जी का हाल देख ही रहे हैं। दोनों बेटियों और मौसा जी का क्या हाल है। वो एक पैर से लाचार हैं, फिर भी मौसी के कदम अपने घर में नहीं टिकते हैं। हमारे ही बाबूजी को देख लो, जब तक अस्थमा उखड़ जाता है, लेकिन मम्मी जी को कोई चिंता ही नहीं है। कब तक ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यहाँ आती रहेगी? कोयल गोलू को कंधे पर लगाए सुलाती हुई कहती है। उनकी बातों को सुनकर मौसी का कलेजा धक्के से रह गया। सच ही वो तो दीदी के एक बुलावे पर यहाँ दौड़ी चली आती है। शायद बड़ी बहन के व्यक्तित्व के नीचे वो इस कदर दब गई थी कि अपना घर परिवार भूलाकर उनके कहे अनुसार ही चलती रही। संभव और कोयल को इस बात का इल्म नहीं था कि मौसी वॉशरूम से लौटती हुई उन लोगों को देखकर रुक गई थी और उन लोगों की बातें कान लगाकर सुन रही थी और कमरे में लैपटॉप पर दफ्तर का काम निपटाता मनीष भी उनकी बात सुनकर खिड़की तक चला आया था। अनजाने में ही संभव और कोयल ने एक तीर से दो शिकार किए थे। मनीष बातों का तारतम्य नहीं बिठा सकने पर सोचने पर मजबूर हो गया था और मंजली बुआ को शिद्दत से अपने घर की याद सताने लगी थी। दीदी, मैं सोच रही थी कि अब घर चलते हैं। कमरे में आकर इधर उधर करती मंजली बुआ रुक रुक कर बड़ी बहन से कहती है। कंबल खींचकर खुद को और अच्छे ढकती हुई बड़ी बुआ कहती है, अभी से कैसे, अभी तो पूरी ठंड पड़ी है। वैसे भी कोयल यहाँ है तो वहाँ का काम कौन करेगा? ना बाबा ना, मुझसे तो इस ठंड में काम वाम नहीं होंगे। और तुम्हें ये अचानक जाने की क्या सूझी? वो दीदी घर बार छोड़कर सबको दिक्कत हो रही होगी। झिझकती हुई मंजली बुआ कहती है। फोन वोन आया क्या? इसे दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दिक्कत हो जाएगी। गोलू को संभालना, मेरा कहीं आना जाना, अब सब तुम्हारे भरोसे ही तो होता है। बड़ी बुआ अपना फरमान सुना करवट बदलकर आंखें बंद कर जता देती है कि इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं। मंजली बुआ बहन को करवट बदलकर आंखें बंद करते देख अवाक रह गई। उनके दिल में यह सवाल उठा कि क्या मेरी बहन ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुझे डगरा का बैगन बनाया है? ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरे बारे में सोचती है या सिर्फ अपनी चाहतों की परवाह कर रही है। इस दुविधा ने उनके दिल को छू लिया और वो सोच लगी कि क्या वह इसे सही समझ रही है। फोन कौन करेगा? यहाँ आने के बाद तो गलती से भी ना बेटी ही ना उनके पापा फ़ोन करते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी सब कई दिन तक नाराज़ रहते हैं और जैसे ही सब कुछ सामान्य होने लगता है, दीदी का फिर से प्रोग्राम बन जाता है और मैं उनके साथ दौड़ी चली आती हूँ। उनके पुनरागमन और उनकी मेहनत ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए।
क्योंकि वो हर चुनौती का सामना करने के बावजूद अपनी बड़ी बहन के सबसे अच्छा बनने का प्रयास कर रही थी और वही बिना पूरी बात सुने पीठ फेर कर सो गई थी। उधर मनीष बिस्तर पर मोबाइल चलाती विनिया को देख गहरे उधेड़ बुन में फंस चुका था। कैसे कोयल भाभी बुआ के लिए ऐसा कह सकती है, और विनिया ने ऐसा क्या कर दिया जो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। वह अपने दिल में उठे सवालों को समझने का प्रयास करने लगा। कोयल द्वारा प्रशंसा किए जाने पर मनीष विनिया के बारे में एक नए परिप्रेक्ष्य में सोचने पर मजबूर हो गया था। मनीष विनिया की ओर एकटक देखकर अपनी सोचों में गुम हो गया था। उसने सिर्फ अपनी बुआ की पसंद पर मोहर लगाने के लिए चाह नहीं होते हुए विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी, और आज से पहले उसने विनिया को नज़र भर देखा भी नहीं था। नज़र भर देख भी लेता, लेकिन उससे पहले ही बुआ ने विनिया को अपनी प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हुए दोनों के बीच कड़वाहट के बीज बो दिए थे। विनिया ने छठी इंद्रिय ने उसे नजरों के ताप का एहसास कराकर उसकी निगाह उठाने का इशारा कर दिया, और इस इशारे पर विनिया ने जैसे ही अपनी नजरें मोबाइल पर से उठाई, उसकी आंखें मनीष की आंखों से मिल गई और विनिया हड़बड़ा कर उठ बैठी। विनिया की हड़बड़ी देख मनीष अपनी नज़र नीचे कर झटके से लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। कुछ चाहिए था क्या? विनिया हिम्मत करके मनीष से पूछती है। नहीं, हाँ वो संभव भैया को, मतलब गोलू को रात में गर्म दूध पीने की आदत है। अपना सिर खुजलाते हुए मनीष कुछ से कुछ बोले जा रहा था। जी, हल्दी वाली दूध लेते हैं संभव भैया रोजाना रात में। विनिया मनीष के बोलने के ढंग पर होठों को दबाकर मुस्कुराती हुई कहती है। बहुत दिनों बाद विनिया के मन में शरारत आई थी। वो जानती थी कि दूध के नाम से मनीष नाक भौं सिकोड़ लेता है, लेकिन फिर भी उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। आप भी दूध हल्दी लेंगे क्या? इतने दिन हो गए तुम्हें इस घर में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे दूध पसंद नहीं है? लापरवाही की भी हद होती है। बेलगाम घोड़े की तरह मनीष बिदक गया था और गुस्से में हिनहिना उठा था। वो आप जिस तरह देख रहे थे और पूछने पर दूध की चर्चा कर बैठे, तो मुझे लगा विनिया बात अधूरी हल्के से मुस्कुराकर फिर से मोबाइल उठा लेती। विनिया की आंखों में अक्स तो मोबाइल का था, लेकिन उसका मन दौड़कर बचपन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। अपनी बेटी को समझा लीजिए पापा, इसने फिर से मेरी नकल की है। भैया के स्टाइल की नकल करते ही वो पापा से शिकायतें लगाने लगते। अरे तो ऐसा फैशन करते ही क्यों हो भैया? पीली शर्ट नीली पैंट। विनिया पेट पकड़कर हंसती चली जाती थी। हाँ तो ये मेरी पसंद है। तू जो ये बालों का खोता बना बंदरिया लगती है, उसका क्या? विनिया को चिढ़ाने में सौरभ भी कहाँ पीछे रहता है। अचानक विनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर मनीष की नज़र उठते देख तुरंत चुप हो गई। सब कुछ संभालने में मैं खुद ही हंसना भूल गई। बुआ के अलावा मनीष की तीखी नज़र भी तो हमेशा पीछा करती रहती है। जाने कौन सी कमी खोजते रहते हैं मुझ में। कभी कभी तो लगता है पिंजरे में कैद बुलबुल भी ऐसे ही छटपटाती होगी। क्यों कैद कर रख लेते हैं लोग नन्ही चिड़िया को, पूरी तरह पंख भी नहीं फड़फड़ा पाती हैं। कितना ही अंतर है स्त्रियों और पिंजरे में कैद बुलबुल में। एक दिन सब ठीक हो जाएगा की प्रतीक्षा में शमशान पहुंच जाती है, लेकिन उनके मन लायक ठीक तो कुछ भी नहीं होता है। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बुदबुदाती विनिया ठिठुरती ठंड में भी कपाल पर आ गया श्वेत कणों को पोंछती उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में भय की गहरी रेखा स्पष्ट दिख रही थी, मानो कोई बुरा सपना आकर गया हो। क्या हो गया? ठीक हो तुम? उसकी बुदबुदाहट सुन और परेशान हालत देख मनीष काम करते करते पूछता है। विनिया परेशान सी कंबल ओढ़कर लेट गई। भविष्य का भयावह चित्रण से उसकी नींद गायब हो चुकी थी। समय का क्या भरोसा, अब शीघ्र ही नतीजे पर पहुंचना होगा। कल ही संपदा संग विचार करती हूँ, लेकिन सबके मध्य तो ये बात नहीं की जा सकती है। घर की बात और लोगों तक भी पहुँचने नहीं देना है। माँ भी इस काम में हमारा साथ देगी या नहीं, ये भी तो देखना होगा। विनिया का मस्तिष्क अभी कई दिशाओं में एक साथ दौड़ रहा था और अब उसे इतने दिनों की मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए उकसा रहा था। समय की अनिश्चितता और आने वाले नतीजों का भय उसके मन को बेचैन कर रहा था। उसे अपने कल के निर्णय को लेकर वह परेशानी का अनुभव कर रही थी और इससे उसे खुद की
नींद को खो देने का आभास हो रहा था। विनया की चिंताएं उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही थी और उसका मस्तिष्क कई विभिन्न विचारों के साथ भर गया था। उसका कंठ सूखने लगा था, लेकिन वो पानी से कलातर करने के बजाय अब उन सभी विचारों को झटक कर नींद की दुनिया में खो जाना चाहती थी। वो कमरे में प्रकाशित हो रहे ट्यूबलाइट पर अपना ध्यान केंद्रित कर विचारों को उसके ताप से भस्मीभूत कर देना चाहती थी। ट्यूबलाइट पर ध्यान केंद्रित करती विनया पर निशासंग इधर उधर घूमती निंद्रा देवी को दया आ गई और तत्क्षण ही विनया गहरी गहरी सांसें लेती स्वप्न संसार के आगोश में चली गई। हे भाभी, भैया तो पुकारने लगे होंगे। सुबह सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करती विनया रात की घटना से अपनी ननद संपदा को अवगत करा रही थी और संपदा हंस हंस कर बेहाल हुए जा रही थी। तुम क्या समझती हो, तुम मेरे खिलाफ मेरी बहन को भड़काओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ननद भाभी की गुफ्तगू लगातार चल रही थी कि बड़ी बुआ रसोई में आकर रंग में भंग करती हुई कहती है, जी बुआ जी, पर मैं ऐसा क्यों? चुप रहो बहू, ये घर मेरा है। तुम जो अपना सर्वस्व स्थापित करना चाहती हो ना, ये सपना देखना बंद कर दो तुम। बड़ी बुआ विनया के कथन पर कान न देती हुई कहती है, पर बुआ जी, यदि इंसान सपना न देखे तो उसकी तो जिंदगी ही बदरंग हो जाएगी और अभी तो मेरी उम्र सपने देखने की ही है ना मनीष। बुआ जी से कहते हुए विनया रसोई के सामने से गुजरते अपने पति को आवाज दे देती है। क्या मनीष विनया के इस तरह आवाज दे देने पर असमंजस में खड़ा हो जाता है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मनीष को देखते ही बुआ जी विनया को हामी भरते हुए मनीष को लिए रसोई से बाहर आ गई। आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।